वेलकम टू हिंदी बॉक्स टून, कहानियों का डब्बा, मस्ती और मैजिक। नीलकंठ गांव। इस साल वो गांव पूरा सफेद कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। यहाँ सर्दी नहीं पड़ी थी, बल्कि मौत सफेद चादर बनकर पूरे गांव पर फैल गई थी। जिन गलियों में कभी लोग हंसते बोलते थे, आज वहां बस ठंडी हवा की आवाज घूम रही थी। चूल्हों की आग ठंडी पड़ चुकी थी। लगता था जैसे पूरा गांव बर्फ के नीचे दबकर अपनी आखिरी सांस गिन रहा हो। गांव के जो बुजुर्ग थे, जिनके चेहरे पर उम्र की साफ लकीरें थीं, वो भी ठंड से कांपते हुए कह रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के पिछले 50 सालों में ऐसी भयानक बर्फ कभी नहीं देखी थी। इसी सन्नाटे और भूख के बीच फंसा था कबीर और उसकी पत्नी माया का परिवार। उनकी खुशहाली पर जैसे किसी की बुरी नजर पड़ गई थी। भूख जब पेट में जलती है तो बाहर की बहुत ठंडी हवा भी हल्की लगने लगती है। कबीर और माया की झगड़ियां सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि उस मजबूरी की थी जो कुदरत ने उनके ऊपर डाल दी थी। माया, मैंने पूरा घर देख लिया। खाने को कुछ भी नहीं बचा, बस धूल ही है। तुम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर क्या देख रही हो? इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है ना, तो कुछ इंतजाम क्यों नहीं करती? इंतजाम? कैसा इंतजाम कबीर? बाहर जरा देखो, आसमान से आग नहीं मौत गिर रही है। लकड़ियां सब भीग चुकी है, रास्तों का तो कोई पता ही नहीं है। मैं कोई जादूगरनी थोड़ी हूँ जो बर्फ से रोटियां बना दूं। जो भी था सब खत्म हो गया। अब बस ये खाली दीवारें हैं और हमारी किस्मत। तो मैं क्या करूं माया? उन खेतों में जाकर देखूं जहां मेरी सारी मेहनत बर्फ के नीचे दब चुकी है। इस समय वहां हरियाली नहीं, बस तबाही ही है। वहां जाकर मैं मौत के अलावा कुछ भी नहीं ला पाऊंगा। हार मत मानो। यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भूख कम नहीं होगी, बल्कि हमें ही खा जाएगी। कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ठंड हमारी हड्डियों के साथ साथ हमारी उम्मीदों को भी जमा देगी। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो थोड़ा रहम कर दे और ये काली चादर हट जाए, तो मैं अपनी आखिरी ताकत लगाकर फिर से मिट्टी से अनाज उगा लाऊंगा। कहते हैं ना, रात कितनी भी लंबी और काली क्यों ना हो, सुबह का सूरज उसे चीर ही देता है। अगले ही दिन नीलकंठ घाटी का नजारा बदल गया। आसमान बिल्कुल साफ था और कई हफ्तों बाद सूरज ने पहली बार अपनी किरणों से धरती को छुआ। माया, देखो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बादल हट गए हैं और वो देख, सूरज निकल आया है। आज किस्मत ने हमें फिर से मौका दिया है। अब मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं। पुरानी राख झाड़कर फिर से नई फसल की शुरुआत करूंगा। कबीर ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी किस्मत अपने हाथ में ले ली। सुबह की ओस से लेकर रात की खामोशी तक वो मिट्टी से सोना उगाने में जुटा रहा। उसकी मेहनत अब रंग दिखा रही थी और जो जमीन बर्फ के नीचे दबी थी, वो फिर से हरी भरी फसल देने को तैयार थी। लेकिन जहां कबीर के खेतों में हरियाली लहरा रही थी, वहीं गांव के विक्रम के दिल में जलन की आग जल रही थी। कबीर की कामयाबी उसे अपनी हार लगती थी। वो खुद कामचोर था, मगर कबीर की मेहनत उसे कांटों की तरह चुभती थी। विक्रम भाई, सुना क्या? इस बार कबीर की फसल पूरे गांव की शान बनने वाली है। लोग अभी कहने लगे हैं कि कबीर जैसा किसान पूरी घाटी में कोई नहीं। इस बार भी वो जीत जाएगा और आप बस देखते रह जाओगे। तारीफों के पुल। उसकी फसल हरी भरी है तो क्या हुआ? उसे काटना इतना आसान नहीं होगा। अगर वो सोच रहा है कि इस बार भी वो मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये उसकी गलती है। मिट्टी उसकी है, पसीना उसका है, लेकिन इस कहानी का अंत मैं लिखूंगा।
रूपा, ये कबीर हर बार मेरी आंखों के सामने जीत जाता है। घाटी के लोग उसकी मेहनत की बहुत तारीफ करते हैं और हम बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन अब नहीं, इस बार मैं उसे हराकर ही रहूंगा। पर विक्रम, उसकी मेहनत और किस्मत के सामने तुम कैसे टिक पाओगे? वो दिन रात मेहनत करता है, उसके लिए काम ही सब कुछ है। उससे मुकाबला करना आसान नहीं है, कहीं तुम खुद परेशानी में ना पड़ जाओ। तुम बस देखती रहो। इस बार मुकाबला मेहनत का नहीं, दिमाग का होगा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। पूरा गांव देखेगा कि जब विक्रम जिद पे आ जाता है तो हरे भरे खेत भी बर्बाद हो जाते हैं। माया, आज खेत देखकर दिल खुश हो गया। लगता है भगवान ने हमारी सारी परेशानियां देख ली। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर मंडी में सही दाम मिल गए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। घर की छत पक्की करवा लेंगे और मुस्कान के लिए नए कपड़े भी ले आएंगे। हाँ कबीर, मैंने भी सुना है पूरे गांव में आपकी मेहनत की ही बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं कि घाटी में ऐसी फसल पहले कभी नहीं हुई। बस डर लगता है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। कबीर, तुम्हारी मेहनत अब खेतों में सोने की तरह चमक रही है। गांव का हर आदमी कह रहा है कि इतनी हरियाली घाटी में बहुत सालों बाद दिखी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मंडी में हमारे अनाज का सबसे अच्छा दाम मिलेगा। शुक्रिया माया, ये सब तुम्हारी दुआ और भगवान की मेहर है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कटाई का समय पास आ रहा है, एक पल भी गंवाना ठीक नहीं। अरे कबीर भाई, मिट्टी पर ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी फसल देखकर दिल खुश हो गया। इस बार तो तुम माला माल होने वाले हो। बस भाई, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। फसल तो अच्छी है, लेकिन एक डर है, कहीं मौसम फिर से धोखा न दे जाए। अगर अचानक बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अरे कैसी बातें करते हो कबीर? अब तो आसमान बिल्कुल साफ है। बारिश का मौसम तो कब का खत्म हो गया। अब डरना छोड़ो और कटाई की तैयारी करो। तुम ठीक कह रहे हो भाई, पर किसान का दिल ऐसा होता है, फसल घर ना आ जाए तो चैन कहाँ। अच्छा, मैं चलता हूं, अभी बहुत काम बाकी है। कबीर अपने काम में व्यस्त था। तभी एक जोर की चीख सुनकर उसके कदम रुक गए। सामने का नजारा देखकर उसका दिल डर से भर गया। एक कमजोर बूढ़ा आदमी पहाड़ से गिरे एक बड़े पत्थर के नीचे फंसा था। उसकी सांसें बहुत मुश्किल से चल रही थी। बुजुर्ग की बातें हवा में गूंज रही थी। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हार मान चुका था। मुझे लगा था कि आज इस घाटी की मिट्टी ही मेरा अंत कर देगी, लेकिन भगवान ने तुझे फरिश्ता बनाकर भेजा। तूने मुझे मौत के हाथों से बचा लिया। बाबा, ऐसी बातें मत कहिए। अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर जिंदगी कैसी। मैं तो बस यहां से जा रहा था, आपकी आवाज सुन ली। जो किया वो मेरा फर्ज था। बेटा, आज के जमाने में जब भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है, तूने एक अनजान आदमी की जान बचाई है। तेरी ये भलाई बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं जो तेरी किस्मत बदल देगा। बेटा, इसे साधारण शीशी मत समझना। ये किस्मत का मरहम है। जब हर तरफ मुश्किलें आ जाएं, जब सब साथ छोड़ दें और तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब इस बोतल को खोलना। पर बाबा, ये छोटी सी बोतल आखिर काम क्या करेगी? और मुझे कैसे पता चलेगा कि इसे कब इस्तेमाल करना है? इसका रहस्य क्या है? वक्त से पहले मिला जवाब और भूख से पहले मिला खाना, दोनों बेकार होते हैं बेटा।
इसका रहस्य तभी खुलेगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे अपने दिल के पास संभाल कर रखना। याद रखना, इसकी ताकत तुम्हारी अपनी भलाई में छिपी है। कबीर ने वो रहस्यमयी बोतल अपनी जेब में रख ली। उसे नहीं पता था कि आने वाला तूफान कितना बड़ा होगा और ये छोटी सी बोतल उसके जीवन की सबसे बड़ी मदद बन जाएगी। दिन बीतते गए। कबीर की फसल अब सोने जैसी पीली हो गई थी, कटाई के लिए पूरी तरह तैयार। गांव के हर आदमी कबीर की खुशहाली की दुआ कर रहा था, लेकिन गांव के दूसरी तरफ एक अंधे कमरे में विक्रम अपनी साजिश को पूरा कर रहा था। सुनो सुनो, हिमगिरी घाटी के सभी लोग ध्यान दें। हाल ही में कुदरत ने जो नुकसान पहुंचाया, उसे पूरा करने के लिए सरकार मदद दे रही है। अब किसी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगर इस बर्फीले तूफान में किसी की छत टूट रही है, किसी का अनाज खराब हो गया है या किसी की मेहनत बर्बाद हुई है, तो तुरंत अपना नाम दर्ज कराएं। सरकार राहत योजना के तहत उन सभी को मुफ्त राशन और आर्थिक मदद देगी जिनका नुकसान हुआ है। बस अपना नाम और पता यहाँ रजिस्टर में लिखवाएं ताकि मदद आप तक पहुंच सके। जहां कबीर इस बात से खुश था कि गांव के गरीबों को मदद मिलेगी, वहीं विक्रम के दिमाग में एक नई शैतानी योजना बन रही थी। वाह, सरकार ने तो मेरा काम आसान कर दिया। कबीर की फसल तो लहलहा रही है, पर अगर सरकारी कागजों में उसका नुकसान भारी दिखा दिया जाए तो उसकी सारी मेहनत सरकार के कब्जे में चली जाएगी या वो धोखाधड़ी में फंस जाएगा। अब देख कबीर, तेरी इसी ईमानदारी को मैं तेरी सबसे बड़ी मुसीबत बना दूंगा। अरे विक्रम भाई, आप यहाँ खाली हाथ कैसे खड़े हैं? पूरी घाटी लाइन में लगी है और आप अभी तक यहीं हैं। चलिए चलकर अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। आने वाले बुरे वक्त में सरकार की ये मदद बहुत काम आएगी। नहीं कबीर भाई, मैं अपना नाम उस लिस्ट में नहीं लिखवाऊंगा। ये राशन उन लोगों के लिए है जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। भगवान की दया से हमारी फसल अच्छी हो रही है, तो हम गरीबों का हक क्यों ले? वैसे भी इस बार हमारी फसल बाजार में खूब बिकेगी। वाह भाई, आपकी सोच सच में बहुत अच्छी है। मुझे खुशी है कि आप सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगा था कि ये योजना सबके लिए है। सबके लिए है कबीर भाई, लेकिन ईमानदारी भी कोई चीज होती है। आप जाइए, कहीं देर ना हो जाए और सरकार की ये मुफ्त चीज आपके हाथ से निकल ना जाए। अरे बेवकूफ कबीर, तू अपनी ईमानदारी के चक्कर में खुद का ही नुकसान करने जा रहा है। एक बार तूने लिख दिया कि तुझे नुकसान हुआ है और तूने मदद ले ली, तो मैं बाजार में तेरी फसल को गलत साबित कर दूंगा। तूने लालच किया है और अब यही लालच तुझे मुसीबत में डाल देगा। देखो कबीर भाई, फायदा और नुकसान अपनी जगह है, लेकिन मन की शांति बहुत बड़ी चीज है। आज हम ठीक ठाक घर में रह रहे हैं, चूल्हा जल रहा है, फिर भी अगर हम मुफ्त का अनाज ले लेंगे तो किसी ऐसे गरीब का खाना छिन जाएगा जिसे इसकी हमसे ज्यादा जरूरत है। क्या हम इतने नीचे गिर सकते हैं कि गरीबों का हक लेके अपना पेट भरे? बात तो तुम्हारी 100% सही है विक्रम भाई, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि अगर फिर से मौसम खराब हो गया और फसल को कुछ हो गया तो घर में खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? मैं तो बस अपने परिवार की चिंता कर रहा था। अरे भाई, दूर दूर तक आसमान एकदम साफ है, कहीं बादल दिख ही नहीं रहे। जब फसल इतनी अच्छी हो रही है तो डर किस बात का? और फिर सरकारी राशन की हालत तो तुम जानते ही हो, आधा कंकड़ आधा कीड़े। उस खराब अनाज के लिए क्या तुम अपनी ईमानदारी बेच दोगे? अगर तुम्हारे राशन लेने की वजह से कोई बच्चा भूखा सो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे?
तुमने मेरी आंखें खोल दी विक्रम भाई। सच में मैं गलत सोच रहा था। लालच में आकर मैं दूसरों का हक लेने चला था। तुम सही कह रहे हो। जब तक हाथ पैर ठीक हैं और खेत हमारा साथ दे रहे हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा। कबीर की सादगी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। विक्रम ने चुपचाप कबीर को सरकारी सुरक्षा से बाहर कर दिया था। अब कबीर के पास न तो कोई सरकारी मदद थी और न ही कोई सहारा। अगर अब कोई मुसीबत आई तो कबीर अकेला पूरी तरह बर्बाद होने के लिए खड़ा था। कबीर भाई, बारिश की चिंता वही करता है जिसके मन में कुछ गलत हो। सच तो यह है कि हर इंसान का अपना समय होता है। आज हमारा समय अच्छा चल रहा है, हमारे खेत हरे भरे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनके घरों में हफ्तों से चूल्हा नहीं जला है। मैंने सोचा कि अगर मेरे नाम लिखवाने से किसी गरीब की थाली से एक रोटी भी कम हो गई तो मेरा मन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अगर गांव का कोई बच्चा भूखा सो गया तो उसकी आह हमारे हरे भरे खेतों को भी जला देगी। इसलिए मैंने अपना नाम वापस ले लिया। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी खुशहाली किसी और की भूख की कीमत पर? तुमने मेरी आंखें खोल दी विक्रम भाई। तुम्हारी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन उनमें सच्चाई है। सच में सरकार का ये राशन उन गरीब लोगों का हक है जिनके पास कुछ भी नहीं बचा। अगर हम जैसे लोग भी इस लाइन में लग गए तो इंसानियत शर्म से झुक जाएगी। तुम सही कह रहे हो। हमारी फसल अच्छी है, मेहनत करने की ताकत हमारे पास है और भगवान हमारे साथ है। हमें अभी किसी मुफ्त मदद की जरूरत नहीं है। मैं भी अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा। गरीबों का हक गरीबों को ही मिलना चाहिए। कबीर ने अपना नाम वापस लेकर एक बड़ी मिसाल तो दी थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसने खुद ही अपने लिए मुश्किल पैदा कर दी है। विक्रम ने उसे ईमानदारी की सीख देकर उस सुरक्षा से भी दूर कर दिया था जो मुश्किल समय में उसे बचा सकती थी। विक्रम की सोच उस जम चुकी बर्फ से भी काली थी। उसने कबीर को त्याग और महानता के जाल में फंसाया ताकि वो खुद सुरक्षित रह सके। उसे अच्छे से पता था कि पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। उसने कबीर की सुरक्षा छीन ली और खुद के लिए मजबूत कवच पहन लिया। नाम लिखवा लिए, शुक्र है। सरकार ने कुछ तो सोचा। अब अगर मौसम फिर से खराब हो गया तो कम से कम सिर पर छत और पेट में खाना तो होगा। नहीं माया, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। मैंने वो जगह खाली छोड़ दी। क्या? लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया कबीर? तुम्हें पता है ना कि हमारे पास जमा पैसा के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। माया, वो राशन उन बदकिस्मत लोगों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है। हमारी फसल तो अच्छी हो रही है। अगर हम जैसे लोग भी लालच में आकर लाइन में खड़े हो जाएंगे तो असली गरीबों का क्या होगा? मेरा मन ये नहीं मानता कि मैं किसी भूखे का खाना छीनकर अपना घर भरूं। तुम्हारी अच्छाई ही एक दिन हमें मुसीबत में डाल देगी कबीर। दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितना तुम सोचते हो। कबीर, मुझे तुम्हारे नियत पर कोई शक नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन अच्छा होना और बिना सोचे समझे काम करना, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तुमने गरीबों का हक नहीं छीना, ये सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने कभी अपने घर परिवार के हक के बारे में भी सोचा? अगर कल को फिर से पहाड़ों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई या गलत समय पर बारिश आ गई और हमारी फसल खराब हो गई, तो हम किसके पास जाएंगे? तब क्या यही समाज हमें खाना देगा? उस समय तुम्हारा ये अच्छा बनना हमारी भूख नहीं मिटा पाएगा कबीर। तब हमें भी उसी राशन की जरूरत होगी जिसे तुम आज मना करके आ गए हो। माया,
तुम सही कह रही हो। मैं भावनाओं में इतना बह गया कि सच देख ही नहीं पाया। मुझे लगा मैं बहुत बहादुरी से त्याग कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं अपने ही घर को कमजोर कराया। मैंने बस आज के बारे में सोचा, आने वाले मुश्किल दिनों के बारे में सोचा ही नहीं। ये सच में मेरी बहुत बड़ी गलती थी। दूसरों के लिए कुछ करना अच्छी बात है कबीर, लेकिन इतना भी मत करना कि अपना ही घर बर्बाद हो जाए। मदद वही कर सकता है जिसके पास खुद कुछ हो। अगर हम ही भूखे रह गए तो हम दूसरों की क्या मदद कर पाएंगे। अब अगर तूफान आया तो हमारे पास दुआओं के सिवा कुछ नहीं होगा। रूपा, आज तो मैंने कबीर को ऐसे फंसाया कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसका नुकसान होने वाला है। मैंने उसे ईमानदारी और त्याग की ऐसी बातें समझाई कि उस बेवकूफ ने खुद ही सरकारी लिस्ट से अपना नाम कटवा दिया। मैंने उससे कहा, मैं अपना नाम नहीं लिखवा रहा, तुम भी मत लिखवाओ। और उसने बिना सोचे मेरी बात मान ली। सच में? क्या वो इतना सीधा है? लेकिन तुमने तो अपना नाम लिखवा लिया है ना? अरे, क्या मैं उसकी तरह बेवकूफ हूं? मैंने तो सबसे पहले जाकर अपना और तुम्हारा नाम पक्का लिखवा लिया। अब देखना, जब फिर से ज्यादा बर्फ पड़ेगी और बारिश फसलें खराब कर देगी, तब ये महान कबीर खाने के लिए तरसेगा और हम आराम से सरकारी राशन लेंगे और वो अपनी ईमानदारी पर ही जीता रहेगा। रूपा, मैंने उससे यहां तक कह दिया कि सरकार के वादे बस कागजों पर होते हैं और वो इतना सीधा है कि सच झूठ समझना ही छोड़ दिया। उसने मान लिया कि राशन कार्ड बस एक कागज का टुकड़ा है। अब जब मुसीबत सच में दरवाजे पर आएगी, तब उसे समझ आएगा कि वो किसकी बातों में आकर अपनी ही सुरक्षा छोड़ बैठा था। कुछ दिन तो मौसम ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक भारी बारिश और बर्फ हुई। बारिश ने खेतों को खराब कर दिया और बर्फ इतनी भारी थी कि बहुत ठंड हो गई। माया, देखो, ये मौसम सब कुछ बर्बाद कर देगा। मेरी फसल, मेरी साल भर की मेहनत सब मिट्टी में मिल रही है। गांव में डर और परेशानी फैल गई। जिनके पास खाना था उनके लिए थोड़ी राहत थी, लेकिन कबीर के पास न फसल बची न मदद का कोई सहारा। हे भगवान, ये कैसा न्याय है? मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाई। अब मेरी ईमानदारी की यही सजा है? तूने सब कुछ छीन लिया। अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इस बर्फ में हम कैसे जिएंगे? कबीर के पास अब न फसल बची न मदद, और वो अकेला परेशानी में था। माया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। भगवान ने भी मदद नहीं की। अब मैं तुम्हें और बच्चों को क्या खिलाऊं? मैंने अपनी गलती से राशन का नाम तक नहीं लिखवाया। मैं बहुत बदनसीब हूं। कबीर के पास अब न फसल बची न मदद, और वो अकेला परेशानी में था। कबीर के घर में खाना खत्म हो गया था, लेकिन गांव के बाकी लोगों को सरकार ने अनाज देकर थोड़ी राहत दी। कबीर हैरान रह गया जब उसने देखा कि राशन लेने की लाइन में उसके शिक्षक विक्रम सबसे आगे हैं और अपने हिस्से का अनाज ले रहे हैं। देख कबीर, इसे अक्ल कहते हैं। तू अपनी अच्छाई पर जी और मैं सरकारी राशन से पेट भरूंगा। अब अपनी आंखों से देख लिया, अब तसल्ली मिली। मैंने कितनी बार कहा था कि कबीर अपना नाम लिखवा लो, ये हमारा हक था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। माया, मैंने आज विक्रम को राशन लेने देखा। वही विक्रम जिसने मुझे कहा था कि गरीबों का हक मारना पाप है। उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया और खुद अपना रास्ता आसान कर लिया। मैं कितना मूर्ख था।
उसकी बातों में आ गया। उसने कहा कि अगर मैं राशन लूंगा तो गरीबों का नुकसान होगा। मुझे पता नहीं था कि वो मेरी सादगी का मजाक उड़ा रहा है। मेरी नासमझी ने अब तुम्हें और बच्चों को भूख में छोड़ दिया। अब पछताने से भूख नहीं मिटेगी कबीर। बाहर बर्फ है और घर में सन्नाटा। तुम्हारी अच्छाई ने हमें अपने ही घर में परेशान कर दिया। अब हम क्या करें? कौन हमारी मदद करेगा? माया, मुझे माफ कर दो। तब मेरी आंखें खुली जब मैंने उसे राशन उठाते देखा। उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे सिखाया और खुद चुपके से अपना घर भर लिया। वो चालाक निकला और मैं बेवकूफ बन गया। कबीर, उसकी चालाकी नहीं, तुम्हारी सादगी ने हमें परेशान किया। अब रोने से पेट नहीं भरेगा। घर में आटा खत्म है और दाल भी खत्म हो गई। अब हम क्या करें? मैं करता हूं कि विक्रम के पास जाऊं। उसने धोखा दिया, लेकिन शायद इंसानियत के लिए हमें थोड़ा अनाज दे दे। कम से कम आज रात बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं अपना स्वाभिमान छोड़कर उसके पास जा रहा हूं। आया, जो इंसान तुम्हें राशन की लिस्ट से हटा सकता है, क्या वो तुम्हें अनाज देगा? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे कबीर, इतनी भारी बारिश में तुम यहाँ? ठंड लग जाएगी। अंदर क्यों नहीं रहते? रवि भाई, घर में आराम और पेट में खाना होना चाहिए। मेरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने कहा था कि राशन लेना गलत है, फिर खुद नाम क्यों लिखवाया? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा? नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो वही करना चाहता था जो कहा था, लेकिन पत्नी के आगे कौन टिकता है। उसने जिद की कि नाम न लिखवाया तो घर में झगड़ा होगा। उसकी जिद के आगे मुझे मानना पड़ा, वरना मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। भाई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे बच्चे अभी भूखे हैं। अगर तुम आज रात के लिए थोड़ा अनाज दे सको, जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं सब लौटा दूंगा। अरे कबीर भाई, तुमने तो ईमानदारी का रास्ता चुना था, अब उसी से पेट भरो। मेरे पास जो राशन है वो मेरी पत्नी के हिसाब का है। मैं इसे किसी और को नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए मांगना सही नहीं लगता। देखो कबीर, किस्मत सबकी अलग होती है। आखिरी वक्त पर मेरी पत्नी ने मुझे समझाया तो मैंने नाम लिखवा लिया। तुम्हारी गलती कि तुमने समय पर नहीं लिखा। अब मुझ पर इल्जाम मत लगाओ भाई। भाई, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस अपने परिवार के लिए खाना मांग रहा हूं। मेरी पत्नी भूखी है, बच्चे ठंड में हैं। कम से कम आज 2 वक्त का अनाज दे दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है, लेकिन ये सरकारी राशन है। मेरे पास भी बस अपने घर के लिए ही है। अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। अब अपनी गलती की कीमत तुम्हें खुद ही चुकानी होगी। रवि भाई, इतनी नफरत मत रखो। इस ठंड और अंधेरे में मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इंसानियत के लिए थोड़ी दया करो। कबीर, बातें पेट नहीं भरती। तुमने अपनी अच्छाई चुनी थी, अब वही तुम्हें रास्ता दिखाए। अब जाओ, बारिश बहुत तेज है। दरवाजा खुला रहा तो घर ठंडा हो जाएगा। रवि भाई, दरवाजा मत बंद करो। इस अंधेरे और बर्फीली बारिश में मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। भगवान के लिए थोड़ा अनाज दे दो। दरवाजा बंद होने की आवाज से कबीर का दिल टूट गया। इतनी रात को कौन था? बाहर तुम किससे झगड़ रहे थे?
अरे वो महान कबीर आया था। बारिश में पूरा भीगा हुआ, चूहे जैसा लग रहा था। रोती सी आवाज में कह रहा था कि थोड़ा राशन दे दो, बच्चे भूखे हैं। फिर तुमने क्या किया? दे दिया क्या? तुम पागल समझते हो मुझे? मैंने साफ बोल दिया, भाई मेरा राशन भी सीमित है, मेरे बच्चे क्या पत्थर खाएंगे? मैंने उसे साफ साफ उसकी गलती याद दिला दी। जब मैंने कहा था कि नाम मत लिखवाओ, तब उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब बाहर ठंड में अपनी इस ईमानदारी का मजा ले, और मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा किया। ऐसे लोग अगर अपनी गलती का नतीजा नहीं झेलेंगे तो सीखेंगे कैसे? अब उसे समझ आएगा कि दुनिया सिर्फ बातों से नहीं, अकल से चलती है। कबीर, क्या हुआ? रवि भाई ने कुछ दिया क्या? कम से कम बच्चों के लिए एक मुट्ठी अनाज ही। नहीं सुनीता, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं सोचता था। यहाँ सब लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। रवि ने साफ कह दिया कि उसके पास खुद के लिए भी राशन कम है। उसने मुझे अपने घर से ऐसे निकाल दिया जैसे मैं कोई अजनबी भिखारी हूँ। उसे मेरी और बच्चों की मुश्किलों पर कोई दया नहीं हुई। लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? वो तो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा पड़ोसी था। क्या उसे याद नहीं रहा कि तुमने उसकी कितनी मदद की थी? इस दुनिया में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ स्वार्थ बचा है माया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना मेहनत का फल, ना स्वाभिमान। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई। बुजुर्ग ने कहा था, जब सब रास्ता बंद हो जाए तब इसे खोलना। ये शब्द कबीर को आखिरी उम्मीद दे गए। पर शायद मेरे पास अभी भी एक आखिरी रास्ता है। माया, वो बोतल कहाँ है? वो नीली बोतल जो उस बुजुर्ग बाबा ने मुझे दी थी। वो उन्होंने कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब उसे याद करना। आज वही दिन है माया। कबीर, तुम होश में हो? बाहर तूफान है, घर में खाने को कुछ नहीं, और तुम वो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहे हो। मैंने उसे नीचे ताखे पर रखा था, उस पर मिट्टी जम गई होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, वो एक साधारण बोतल है। किसी फकीर ने तुम्हें बहला दिया और तुम उसे अपनी किस्मत समझ बैठे। इस कांच की शीशी में न रोटी है न चावल। इसमें कुछ खास नहीं है कबीर। इसे किनारे रखो और सोचो कि सुबह बच्चों का चेहरा कैसे देखेंगे। खास है या नहीं, ये तो इसे खोलने पर ही पता चलेगा माया। जब दुनिया के दरवाजे मुंह पर बंद हो गए, जब दोस्त ने पीठ में छुरा घोंप दिया, तो अब इस आखिरी उम्मीद को आजमाने में क्या बुराई है? अगर ये बेकार है तो हम वैसे भी हार चुके हैं। पर अगर उनकी बात सच हुई। जैसे ही कबीर ने ढक्कन घुमाया, कमरे के भीतर की हवा अचानक थम गई। बाहर बिजली कड़की, पर उसकी चमक खिड़की से नहीं बल्कि उस बोतल के भीतर से आ रही थी। धिक्कार है मुझ पर। मैं इस कांच के टुकड़े में अपनी किस्मत ढूंढ रहा था। एक पल के भीतर उस बंजर और बर्फीली जमीन पर एक विशालकाय हरा भरा आम का पेड़ खड़ा हो गया। उसकी टहनियों पर बर्फ नहीं बल्कि सोने जैसी चमक वाले रसीले आम लदे हुए थे। तूफानी हवाओं के बीच भी उस पेड़ की पत्तियां शांत थीं, जैसे उसे किसी आपदा का डर न हो। कबीर, ये क्या हो रहा है? बर्फीली रात में आम का पेड़? ये कोई सपना तो नहीं? जैसे ही आम का वो रस कबीर की जबान को छूता है, उसे एक ऐसा एहसास होता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे अपनी रगों में बहती ठंड अचानक गायब होती महसूस होती है। उसका शरीर गर्म हो जाता है और उसकी बरसों की थकान, भूख और चिंता एक पल में मिट जाती है। माया,
ये कोई साधारण आम नहीं है। इसे खाते ही मेरी भूख मिट गई और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर ढेर सारी ताकत आ गई हो। बाबा सच कह रहे थे, ये जादुई बोतल हमारी किस्मत बदलने वाली थी। कबीर, तुम्हारा हाथ तो तवे की तरह गरम है। ये तो वाकई चमत्कार है। जहाँ पूरा गांव जम जाने के डर से कांप रहा है, वहाँ तुम इस तूफान में ऐसे खड़े हो जैसे चिलचिलाती धूप हो। माया, ऊपर वाले ने हमारी ईमानदारी का फल दे दिया है। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। इन आमों को मैं बाजार ले जाऊंगा। जो लोग ठंड से बीमार पड़ रहे हैं, जिनके पास ईंधन नहीं है, उनके लिए ये आम किसी वरदान से कम नहीं होंगे। हम इन्हें बेचेंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। कबीर, आज मुझे समझ आया कि तुम्हारी वो नासमझी ही दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर तुम उस दिन गरीबों का हक मारने से पीछे ना हटते तो शायद ऊपर वाला तुम्हें ये अनमोल तोहफा कभी नहीं देता। कल जब सुबह होगी तो नीलकंठ घाटी एक नया सूरज देखेगी। अब हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अब हमारे दिन फिरेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपने अपना कीमती वक्त निकालकर पूरा वीडियो देखा। इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी कहानियां बनाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगले संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।